हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस है हमारे पास और 8 में से ना 6 शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स हमें बुक के अंदर से ही, यानी कि चैप्टर के अंदर से ही जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं ना, वहीं पर इसके आंसर मिल जाएंगे। तो आपने लेक्चर्स अगर ले लिए हैं मेरे, अगर नहीं लिए हैं तो कोई मसले की बात नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर जाके आप लेक्चर्स ले लें। अगर आपने लेक्चर्स ले लिए होंगे तो आपको इनके आंसर्स याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस है, मैं मार्क करवा दूंगा कि बुक में टॉपिक में कहाँ कहाँ इनके आंसर्स मिलेंगे। तो ये पहला वाला और ये दूसरा वाला जो है, ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स ना बुक के अंदर से तो हमें नहीं मिल पा रहे। तो हम इसको सेपरेटली लिख के याद कर लेंगे और रिमेनिंग जितने भी ये जो हैं 6 के 6 क्वेश्चंस आगे वाले, इनके आंसर्स ना बुक से ही मार्क करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, तो चलते हैं पीडीएफ फाइल की तरफ। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स मीन दैट व्हेन एन एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट इज रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशन। कंसिस्टेंसी किसी भी रिजल्ट की, इस बात का मतलब ये होता है कि कभी भी आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर कोई मेजरमेंट कर रहे हैं और बार बार वही मेजरमेंट करते जा रहे हैं, बार बार वही एक्सपेरिमेंट्स करते जा रहे हैं और आपका आंसर भी सेम आ रहा है। ठीक है, एक बात का ख्याल रखना, बस यहाँ पर मैंने लिखा है बाय अंडर द सेम कंडीशन, लेकिन आपकी कंडीशंस भी जो है ना सेम होनी चाहिए। फर्ज करो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है किसी स्पेसिफिक लैब के अंदर किया है, स्पेसिफिक वहां का इन्वायरमेंट था, वहां पर आपने ना प्रेशर, टेम्परेचर और सराउंडिंग इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हुए आपने कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह किए हैं और फिर आपके रिजल्ट्स आ रहा है, जो रिजल्ट आपका आ रहा है, और फिर रिपीटेडली आप उसी जगह पे और उसी कंडीशंस के अंदर आप रिएक्शन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने, तो आपके आंसर जो है ना एक जैसे आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट। आगे लिखा है इट गिव्स नियरली द सेम रीडिंग एवरी टाइम। तो आपके आंसर जो है ना हर बार एक जैसे आने चाहिए। इट शोज दैट द रिजल्ट्स आर स्टेबल एंड डू नॉट वेरी मच। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये बात हमें ये शो करती है, आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, बार बार आप सेम कंडीशंस के अंदर एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं और आपके आंसर्स भी एक जैसे, यानी कि सेम आंसर आ रहे हैं। तो इस बात का मतलब ये होगा कि आपके रिजल्ट्स जो है ना बड़े स्टेबल हैं और चेंज नहीं हो रहे। कंसिस्टेंसी इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रिसीजन। अब आपको अगर याद होगा, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वाला, तो वहां से प्रिसीजन अगर आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है। देखो यहाँ पर लिखा है कंसिस्टेंसी जो है ना उसका ताल्लुक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कंसिस्टेंसी एक रिलेटेड है प्रिसीजन के साथ, बिकॉज प्रिसाइज मेजरमेंट्स गिव ऑलमोस्ट द सेम वैल्यूज अगेन एंड अगेन। और प्रिसीजन का अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो वहां पर भी हमने यही पढ़ा था कि आप बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपका रिजल्ट बार बार एक जैसा आ रहा है। ठीक है, या फिर रिजल्ट्स की वैल्यू आपस में पास पास आ रही हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास आंसर प्रिसाइज है। तो प्रिसीजन और कंसिस्टेंसी क्या ख्याल है, सेम नहीं हो गए? बिल्कुल सेम हो गए, तो इनका आपस में ताल्लुक है। इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख दिया, क्योंकि ना ये क्वेश्चन थोड़ा था ही इस तरह का कि इसको हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करें, तो एग्जाम्पल भी आपने ऐड करनी है। इफ अ स्टूडेंट मेजर्स द मास ऑफ अ सब्सटेंस, एक बच्चा है उसने मेजरमेंट की किसी भी सब्सटेंस के मास मेजर किया है और कितनी दफा किया है? 3 मरतबा किया है। एंड गेट 5.1 5.1 5.2 ग्राम। अब आप यहाँ से गौर करो कि इसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट जो है वो प्रिसीजन वाला नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो हमने यहाँ पर ये लिखा है एक बच्चे ने मैथ मेजर किया है किसी सब्सटेंस का 3 मरतबा और आंसर तकरीबन एक जैसे ही आए हैं हर बार, तो हम कहेंगे कि जो रिजल्ट्स है ना ये कंसिस्टेंट है। तो होपफुली आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं। व्हाट व्हाई आर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। Why are SI units user friendly? SI units are user friendly because they are used all over the world. यूजर फ्रेंडली क्यों है ये इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में ना इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो एवरी वन अंडरस्टैंड देम, तो हर बंदा जो है ना उसको समझ लेगा। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 मेरा लिया है इसी चैप्टर का, तो वहां पर मैंने ऐसा यूनिट्स के जो भी फायदे फुयदे थे ना, तो वो सब आपको मैंने वहां पर एक्सप्लेन कर दिए थे। तो यूजर फ्रेंडली भी इसी वजह से हुआ। अगर कोई एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में होता है तो उसका जो जो उसका भी आंसर, जो भी रिजल्ट्स वगैरह आएंगे, तो सेम अगर हम वही एक्सपेरिमेंट जो है किसी और मुल्क में करते हैं, और बस ख्याल रहे कि जो यूनिट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम मैथ्स के लिए हम किलोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं और लेंथ के लिए हम मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसी और मुल्क में भी सेम यही यूनिट्स अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये यूजर फ्रेंडली है। अगले बंदे को कन्वर्जन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बल्कि वो फौरन हमारे आंसर देखेगा और कहेगा हाँ ये इसी यूनिट में है, तो इसी यूनिट में वो भी अपना आंसर लिख लेगा और अपने अगर वो कैलकुलेशन वगैरह कर रहा है तो हमारे आंसर से मैच हो जाएगा। आई कहता दे हैव अ सिंपल डेसिमल सिस्टम है सिंपल इन इसमें ऐसे यूनिट में। एंड इट्स इजी टू कन्वर्ट बिकॉज यूनिट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस लाइक और उनको कन्वर्ट करना भी बड़ा आसान है। क्यों कन्वर्ट करना आसान है? क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर ऐसे सिस्टम के अंदर ना प्रीफिक्सेस होते हैं, जैसे कि किलो, सेंटी, मिली। अगर किसी ने कन्वर्जन करनी है, उसका आंसर 0.00
कुछ आ रहा है तो कन्वर्जन करेगा और अपना आंसर ना प्रीफिक्सेस की फॉर्म में ले आएगा, यानी कि 10 की पावर कुछ भी, डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट। दिस मेक्स कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रिड्यूस कंफ्यूजन। तो इस वजह से होता ये है कि जो कैलकुलेशंस हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हैं, उसमें कोई मतलब कह लो कोई परेशानी नहीं होती अगले बंदे को जब वो देखेगा कि अगर आपने आंसर, अगर मैथ्स का आंसर आपने ग्राम में लिखा हुआ है, किलोग्राम में लिखा हुआ है, या फिर अगर आपने ना लिखा हुआ है लेंथ का आंसर मीटर के अंदर, उनका यूनिट ये लगाया हुआ है, तो दूसरा कोई और भी किसी और मुल्क में भी अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना तो सेम वो यूनिट्स देखेगा, वो कहेगा हाँ ये यूनिट्स तो वही है जो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, तो उसको मजीद कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन या कन्वर्जन करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे ना वो रह जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे यूनिट्स यूजर फ्रेंडली हैं। ये दो क्वेश्चन समझाने वाले थे, मैंने समझा दिए, और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है ना उनको बुक से मार्क करेंगे, और ज्यादा समझाने में मैं टाइम लगाऊंगा नहीं। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि मैंने लेक्चर्स दे दिए हैं डिटेल से। अब डिटेल से आपने लेक्चर्स ले लिए हैं तो फिर आपको ये समझने में कोई मसला नहीं होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमसे कहता है डिफाइन सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। ये तो बड़ा आसान है, लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम यही तो बात करके आए थे कि हमने इनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी और इनके हमने अब बाकी आप कह लेंगे टाइप्स ऑफ एरर पढ़े थे। तो सिस्टमैटिक एरर्स जो हैं वो यहाँ पर ये लाइन देखें अगर आप, व्हेन वी यूज, पेज नंबर है पेज नंबर 162, पहली 3 लाइनें लिख दें आप, व्हेन वी यूज टूल से स्टार्ट करें और सिस्टमैटिक एरर तक खत्म कर लें। इसी तरह आप रैंडम एरर को डिफाइन करने को कहा तो आप ये लाइन लिख दें, एन अदर टाइप ऑफ एरर, यहां से शुरू करें और एक्सपेरिमेंट पे खत्म कर दें। तो ये आपके पास प्रॉपर डेफिनेशंस आ गई हैं सिस्टमैटिक एरर की भी। ठीक है, ये पहली 3 लाइनें इस पैराग्राफ की, और यहां पर अगर आप आए तो इस पैराग्राफ की ऑलमोस्ट 3 लाइन और चौथी लाइन का पहला लफ्ज, तो ये आपके पास रैंडम एरर की डेफिनेशन हो गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो हमसे कहता है कि व्हाट इज रीजन बिहाइंड अ रैंडम एरर। रैंडम एरर आता क्यों है, इसका रीजन बताओ। और इसका रीजन हमें सेपरेटली लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बुक में पहले से ये गिवन है। तो हम देख लेते हैं यहां पर, अगर आप पढ़ें रैंडम एरर जहां पर आपने डिफाइन किया है, इसके बाद देखें द मेन रीजंस फॉर द रैंडम एरर, यहां से स्टार्ट करें और ईच टाइम पे खत्म कर दें। मैं समझा नहीं रहा क्योंकि मैं लेक्चर्स के अंदर डिटेल से सारी बातें समझा चुका हूं। अगर आपने समझना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर आपको इसका लेक्चर भी मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर समझ सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। द मेन रीजन से स्टार्ट करना है और ईच टाइम पे खत्म कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डज सिस्टमैटिक एरर अफेक्ट द एक्यूरेसी। सिस्टमैटिक एरर एक्यूरेसी को मुतासिर करता है क्या नहीं करता? तो इस बात का जवाब भी बुक ने हमें दिया हुआ है और हम यहाँ पर बता देंगे। सिस्टमैटिक एरर अफेक्ट द एक्यूरेसी, यहां से शुरू करें देयर ग्रेजुएशन तक यहाँ पर खत्म कर दें। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1 2 3 लाइनें बनती हैं, तो आपने इसका आंसर ये लिख देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा यहाँ पर कवर हो गया। ठीक है ना, सारे आंसर बुक से ही मिल रहे हैं, तो क्या जरूरत है अलग से लिखने की। बुक से ही बस मार्क करें और याद कर लें, कॉन्सेप्ट तो आपको होंगे ही, लेक्चर ले लिए होंगे तो। अगर क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच अदर सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स आर यूज अपार्ट फ्रॉम एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स के अलावा हम कौन से जो यूनिट्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस बारे में मैंने बताया था आपको इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 के अंदर। यहां पर अगर आप आओ, ये एक येलो बॉक्स बना हुआ है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के नाम से, तो यहाँ पर आप देख लो एक हमारे पास एसआई सिस्टम है, और आगे देखो 2 3 4, ये सारे हमारे पास अदर सिस्टम्स हैं जो कि ऐसे सिस्टम्स के अलावा इस्तेमाल होते हैं। और ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, सारी बातें बता चुका हूँ मैं लेक्चर के अंदर। तो आप इसका आंसर यही लिखोगे कि ऐसे सिस्टम के अलावा हम ये 3 और इस्तेमाल करते हैं, तो इन तीनों के बारे में बता देना। ठीक है, बात बड़ी आसान है। तो बस ये लाइन लिख देना, द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आर कॉमनली यूज्ड इन द वर्ल्ड। फिर आगे आप ये 2 3 और ये 4, ये तीनों पॉइंट्स आप लिख देना। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा अगला क्वेश्चन भी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डिफाइन मीटर। लेक्चर नंबर 2 जहां से मैंने स्टार्ट किया था वो यहीं से स्टार्ट किया था जहां पर मैंने आपको मीटर की डेफिनेशन पढ़ाई थी। ठीक है, ऐसे ही यूनिट्स जो हमारे पास हैं फिजिक्स के अंदर आपने जस्ट याद किए, यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशंस थी, और बड़ी ही मैंने आसान करके और मजेदार किस्म के ना, जबरदस्त किस्म के मैं आप कह लोगे इस तरह समझाई है मैंने। और आप चाहो तो जाकर लेक्चर ले लो इसका। तो ये मीटर की डेफिनेशन आपके पास होगी है, और क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 7 बनता है, तो 7 क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया है। बस यहाँ से लेकर ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। जिस तरह बुक ने डिफाइन किया एज इट इज आपने डिफाइन करना है, जिस तरह बुक से हम आंसर मार्क कर रहे हैं आपने एज इट इज लिखने हैं। अगर आप चाहते हो ना कि नंबर मिले, अपने से अगर आप लिखना चाहोगे कुछ करोगे तो आपको पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे। ये याद रखना, कोई भी आंसर अगर हमारे पास बुक में अवेलेबल है, या फिर आप कह लो कि डेफिनेशन जो बुक के अंदर अवेलेबल है और पेपर में वही चीज आ गई, जब तक आप बुक की वर्डिंग फॉलो नहीं करोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये मेरी जो आप कह लो कि नसीहत है, या फिर कह लो जो मर्जी कह लो आप इसको। ठीक है, आपने इसको ज़हन में बिठा कर रख लेना अच्छे से। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। मेंशन 2 बेनिफिट साइंटिस्ट गेट बाय यूजिंग
ऐसे यूनिट्स। दो बेनिफिट्स के बारे में बताओ जो साइंटिस्ट को मिलते हैं ऐसे यूनिट्स इस्तेमाल करने से। तो बस आपको अगर याद हो लेक्चर नंबर 1 हमने ऐसे यूनिट्स के बारे में ही बातें पढ़ी नहीं सारी, तो वहीं पर हम इसका आंसर मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आए, ये लेक्चर नंबर 1 है, पेज नंबर 158 है। यहाँ पर आप देखें आखिरी दो पैराग्राफ, ठीक है। ये पहला बेनिफिट है और ये दूसरा बेनिफिट है, ठीक है। व्हेन साइंटिस्ट से स्टार्ट करना और प्रोग्रेस पे जाके खत्म कर देना, तो ये दो बेनिफिट्स हो गए। इसके साथ साथ ही हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, आसान तरीन शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है। दो क्वेश्चंस आपने जो पहले दो थे वो मैंने पढ़ा दिए, उसको आप नोट डाउन करो, लिखो, याद करो, और रिमेनिंग जो है ना सबको बुक पे मार्क करो और इसको अच्छे से याद कर लो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।